या चलो सबको गुड मॉर्निंग। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को पढ़ने से पहले जो है कुछ बेसिक्स हमारे क्लियर होना चाहिए। मैं अभी पूरे टॉपिक में कहीं भी आर्टिकल की बात नहीं करूंगा कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद सृजित है या 53 में कार्यपालिका का प्रमुख है या 54 की बात कर लें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा या योग्यता क्या है, महाभियोग किस आर्टिकल में क्या, इस पर कोई चर्चा नहीं होने वाली। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पद का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या है, या जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो पद धारण करने से पहले किसके समक्ष वो शपथ ग्रहण करता है, फिर उसके क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, ठीक है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा संविधान का भाग 5, कौन सा भाग बेटा, भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक में जो है संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया। किसकी? संघ की कार्यपालिका। संघ की बात कर रहा हूँ यानी किसकी? केंद्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम राज्य की कार्यपालिका की बात नहीं कर, जैसा सेंटर में है जस्ट वैसा ही क्या है राज्य में भी है, लेकिन कुछ विशेष अंतर है, उन अंतरों को भी हम लोग देखेंगे। तो आपसे पूछ ले कि संघ की कार्यपालिका के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया है, किसमें बताया गया है? भाग 5 आर्टिकल 52 से लेके 78 तक हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और संघ की कार्यपालिका जो है इसके अंतर्गत आता कौन कौन है? मैंने कहा कि भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है? संघ की कार्यपालिका के बारे में। और संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत जो है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यानी सारी चीज़ें आने वाली हैं इसके अंदर। इसका मंत्रिमंडल, क्योंकि प्रधानमंत्री किसके माध्यम से देखता है? मंत्री, उसके मंत्री होते कि नहीं? मंत्रिमंडल, महान्यायवादी इत्यादि जो है संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? और इसमें से संघ की कार्यपालिका में सबसे प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। यानी भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है वरीयता क्रम में अगर हम देखेंगे, किसी दिन मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को, तो एक क्वेश्चन सिंपल सा आपके वनडे वगैरह में पूछ लेता है कि भारत का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। यानी इस संघ की कार्यपालिका में सबसे प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। और इसी को आज हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये जो राष्ट्रपति है इसके लिए क्वेश्चन पूछता है कि कार्यपालिका का प्रमुख, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति। ये आर्टिकल 53 में कहा गया। किसमें कहा गया? ये आर्टिकल को पूछता भी खूब है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किसमें? आर्टिकल 53 में। किसमें? 53 में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या राष्ट्रपति कोई भी बन जाता है क्या? नहीं ना। अभी मुर्मू जी का निर्वाचन हुआ है तो पहले किसी व्यक्ति का क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाएगा, या उसके निर्वाचन में कौन लोग भाग लेंगे, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। फिर वो जीतता है, जीतने के बाद राष्ट्रपति पद को धारण करने से पहले फिर क्या करेगा? शपथ ग्रहण करेगा। फिर हर पद के लिए क्या होती हैं? योग्यताएं होती हैं, कुछ सेवा शर्तें होती हैं, है कि नहीं? जैसे आप शिक्षक हो तो शिक्षक बनोगे तो पता चला कि आपका वेतन बैंड जो होगा वो 4200 ग्रेड पे होगा, आपको एचआरए मिलेगा, समय समय पर महंगाई भत्ता मिलेगा, आप लोगों को निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। तो एक पद के लिए क्या कुछ सेवा शर्तें होती है कि नहीं होती? तो सबसे पहले अगर देखें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है भारत में, क्या आप और हम मतदान करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में? अगर करते हो तो बताओ। अभी मुर्मू जी का निर्वाचन हुआ तो क्या उसमें आपने हमने भाग लिया था? नहीं। तो स्पेशली अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है,
किस आधार पे? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब जनता जो है उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता द्वारा जो निर्वाचित प्रत्याशी हैं, चाहे हम विधानसभा के लिए वोटिंग करते हैं या हम किसके लिए करते हैं, लोकसभा के लिए करते हैं, तो जनता द्वारा निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ पर संसद के कितने सदन होते हैं बेटा? संसद के कितने सदन होते हैं? मैं बहुत सिंपल सी चीज़ें पूछ रहा हूँ। संसदीय व्यवस्था है हमारे यहाँ, जो दिमाग में आ रहा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, डरो ना, बोल दो। खाना खा के आई हो? हाँ, नहीं तब तो बताना पड़ेगा। अगर जो खा के आता मुझसे पूछते नहीं है। जोर से बोलना, नीतू को सुनाई दे। हाँ, 2 सदन। संसद के कितने सदन होते हैं? द्विसदनात्मक व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा। ये केंद्र में है। राज्यों में भी क्या है, कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, कुछ राज्यों में क्या है, 1 सदन है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट करके ही बताना कि इस समय कितने राज्यों में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब विधानसभा और विधान परिषद है ना, उसमें बाद में हम चर्चा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, वेरी गुड, बढ़िया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यानी इसका मतलब हुआ कि इसमें कुछ सदस्य ऐसे होंगे कि जिनको राष्ट्रपति क्या करता होगा, मनोनीत करता होगा। जैसे कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति क्या करता था, मनोनीत करता था, लेकिन वर्तमान में एक अमेंडमेंट के माध्यम से अभी समाप्त कर दिया गया। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसी तरीके से राज्यसभा में भी राष्ट्रपति क्या करता है, कला, साहित्य, खेल इत्यादि जगत के जो बड़े प्रसिद्ध लोग होते हैं उनको क्या करता है, मनोनीत करता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और क्या है, विधान परिषद के सदस्य, है ना। और जिन विधान परिषद के सदस्य और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभा नहीं है, वहाँ के सदस्य इसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पुटअप किया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। पहला प्रश्न यहीं से सीधा सीधा कंपलसरी आता है, तो आपको दे देगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। इसका मतलब सेंटेंस क्या हो गया, ये गलत। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल और केवल कौन, लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। साथ ही साथ जो है जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जैसे पांडिचेरी, तो इन विधानसभाओं के क्या है, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। विधान परिषद के सदस्य और क्या है, सभी राज्यों के क्या है, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जल्दी बैठो बेटा, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, रिदम। कहीं भी बैठ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना। तो कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। भाग कौन नहीं लेता है? लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के मनोनीत सदस्य और सभी जिन राज्यों में यानी विधान परिषद है, उन विधान परिषद के सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक, फिर होता क्या है कि जो ये मतदान करते हैं, इनके मतदान की क्या होती है, एक वैल्यू होती है, एक मूल्य होता है, इसका फॉर्मूला है। तो उस
मूल्य के आधार पे जो है प्रथम वरीयता पे जो राष्ट्रपति क्या करेगा, कुल वैध मत प्राप्त करेगा, उसे क्या घोषित किया जाता है, विजेता घोषित किया जाता है। फॉर्मूले पे हम बात करेंगे, अभी तुम्हें केवल प्रक्रिया बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए लड़ना चाहता है नहीं, खड़ा होना चाहता है, तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया था। तो सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए, वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। और यहाँ पर भी इस समय जो एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वहाँ पर प्रश्न पहला यहाँ पे बनाता है कि उसे भारत का जन्मना नागरिक होना चाहिए। जैसे ही जन्मना शब्द नागरिक के सामने लग गया, वो सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि मैंने आप लोगों को नागरिकता पढ़ाया था, तो वहाँ बताया था कि नागरिकता प्राप्त करने का भारत में केवल आधार जन्म नहीं है, कई आधार हैं। 5 तरीके से भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से नागरिकता प्राप्त किया, और जन्म के आधार पे, वंशक्रम के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, या अधिग्रहण के माध्यम से, यानी जिस भी तरीके से उसने नागरिकता प्राप्त की हो, अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। तो पहली योग्यता क्या होनी चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। क्या कर लियो, अगर कोई व्यक्ति 35 वर्ष से कम आयु का है तो वो राष्ट्रपति पद के लिए क्या है, योग्य नहीं। मिनिमम उसे 35 वर्ष की आयु क्या करनी चाहिए, पूर्ण करनी चाहिए। फिर लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, क्या रखता हो, योग्यता रखता। इसके अतिरिक्त मानसिक रूप से विकृत ना हो। विकृत का मतलब पागल। अब पागल व्यक्ति को आप राष्ट्रपति बना दोगे, संवैधानिक प्रमुख बना देंगे। एक तो वैसे ही आप जानते हो, मुझे इस पद के लिए ये नहीं कहना चाहिए, मैंने अभी कहा कि भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का, लेकिन यथार्थ में अगर हम देखें तो उसकी शक्ति जो है केवल कागज़ पे दिखाई देती है। व्यावहारिक शक्ति तो किसमें निहित है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में। यानी प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल जो उनको सलाह देगा, उस हिसाब से वो क्या करेंगे, काम करेंगे। वो कहेंगे गर्दन ऐसे घुमाओ तो गर्दन ऐसे घुमाओगे, कहेंगे गर्दन ऐसे घुमाओ, यानी कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो स्टाम्प का मोहर है। यानी मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया, उसकी सलाह के अनुसार हमारे यहाँ राष्ट्रपति क्या करता है। अब उसमें भी अगर वो पागल हो, कभी होश में जो लोग बैठे हैं सर्वोच्च संवैधानिक पद पर, तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ ऐसी हैं भारत में, आप देख रहे हैं। हालांकि ये सारी बातें इस पर कहना ठीक नहीं है, और वो भी सर्वोच्च पद के लिए। तो अगर पागल व्यक्ति को आप राष्ट्रपति बना दो तो फिर क्या होगा, है कि नहीं। तो उसे क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, मानसिक रूप से विकृत ना हो, आर्थिक रूप से दिवालिया ना हो। दिवालिया है, जानती हो, खड़ी हो। दिवालिया कौन, जो दिवाली के दिन दिए जलाता है, नहीं। अरे दिवाली के दिन दिया जलाता है उसको दिवालिया कहते हैं। अरे सही कहते हैं, क्यों नहीं कहते भाई। जाते हैं इतने सारे दिया जलाते, पटाखे उटाखे फोड़ फाड़ के, मिठाई उठाई खा के रात भर में 3-4 हज़ार रुपये खर्च कर दिए, और सुबह जो है पता चला गुटखा खाने के लिए भी पैसा नहीं है जेब में, तो उस दिन तो आदमी दिवालिया हो गया ना। दिवालिया का मतलब है जिसके पास अब किसी प्रकार की संपत्ति नहीं है, और उसके पास अगर कुछ कर्ज वगैरह है तो उसको चुकाने में क्या है, वो असक्षम, ठीक है ना। तो मानसिक रूप से पागल ना हो, आर्थिक रूप से दिवालिया ना हो। इसके अतिरिक्त लाभ के पद पर ना हो। किसके पद पे, लाभ के पद पर। आपसे क्वेश्चन में लाभ का पद भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो एग्ज़ाम में पूछेगा कि लाभ के पद को परिभाषित करने का अधिकार किसमें निहित है। कौन सा पद जो है, जिस पद पे जो बैठा है वो लाभ के पद के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, तो संसद को है। सोनिया गांधी के समय में ये मामला उठा था, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जब जगह आएगी। तो लाभ का पद कौन सा नहीं माना जाएगा, मैं बता दूं। वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल, केंद्र और राज्य में जो मंत्री हैं, वो क्या है, लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ठीक है। हाँ, वो लाभ का पद
नहीं माना जाएगा। मेरी बात समझ में? यानी कि एक राष्ट्रपति है और फिर से वो चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाभ के पद पर है। या कोई मंत्री जी हैं चुनाव लड़ना चाहते राष्ट्रपति का, जैसे मुर्मू जी राज्यपाल थीं, तो लाभ का पद नहीं है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि लाभ के पद पर नहीं हो। अब लाभ के पद को मैं परिभाषित करूंगा जब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, अगर जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो रहा है, योग्यता उसने फुलफिल कर दी। फुलफिल का मतलब वो भारत का क्या है, नागरिक भी है, 35 वर्ष की आयु भी पूर्ण कर चुका है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, मानसिक रूप से पागल नहीं है, आर्थिक रूप से दिवालिया नहीं है और लाभ के पद पर नहीं, तो भी ऐसा नहीं है कि वो खड़ा हो जाएगा, बल्कि उसके तरफ से 50 प्रस्तावक उसके नाम का प्रस्ताव रखेंगे। जैसे हम कहेंगे कि नहीं सपना, और 50 लोग इसमें समर्थन करेंगे कि सपना क्या है, जीतेगी नहीं, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, ठीक है ना। और 50 लोग उसका क्या करेंगे, समर्थन भी करेंगे, हाँ हाँ हम सपना के साथ खड़े हैं। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रपति पद के लिए लड़ेगा उसे कुछ जमानत राशि भी जमा करनी होगी। हर चुनाव में जमानत ऐसा इसलिए रखा जाता है कि ताकि उस चुनाव की गरिमा और गंभीरता बनी रहे। अब कह दे भैया कि कोई जमानत राशि नहीं और है ना, अथु नथु खैरू कोई भी लड़ लेंगे, लेकिन अगर एक अमाउंट होगी तो सोचेगा अरे हार गया तो इतना पैसा तो मेरा गया कि नहीं गया। तो हर चुनाव में प्रत्याशियों के लिए एक रकम निर्धारित की जाती है जमानत के रूप में, अर्नेस्ट मनी के रूप में, कि अगर वो हार जाता है तो उसकी उस जमानत राशि को क्या कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, जब्त। लेकिन हर प्रत्याशी की नहीं, किसी भी चुनाव के लिए, जैसे आप प्रधानी का चुनाव लड़ते हो तो प्रधानी के चुनाव के लिए जो भी जमानत राशि है, भले आप हार गए लेकिन आपके ग्राम पंचायत के कुल पड़े वैध मतों का, वैध का मतलब हर वोट जो पड़ता है वो वैध नहीं होता है। बहुत से लोग क्या होगा, इतना बड़ा पर्चा मिला, पता चला कि उन्होंने बाल्टी पे भी मोहर मार दी, कुल्हाड़ी पे भी मोहर मार दी, नीचे जो है बेलन चौकी पे भी मोहर मार दी। गांव में ऐसा महिलाएं होती हैं। तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे भाई को किसको अपना मत देना चाहती थी, है ना। कि जो कई बार जो हम मत डालते हैं वो मतपत्र क्या हो जाता, अब तो वो हो गया है भारत में, हम लोग देख रहे हैं ईवीएम से हो रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब किसी भी चुनाव में जो प्रत्याशी खड़ा होता है, भले ही वो हार जाए लेकिन उसने कुल पड़े वैध मतों का अगर 1/6 प्राप्त किया है, कितना, 1/6 प्राप्त किया है, तो उसकी जमानत राशि उसे क्या हो जाती है, वापस। और हार गया है और 1/6 से कम वोट प्राप्त किया है, जो भी वोटिंग वहाँ पे हुई, मान लो कि 100 वोट पड़े तो 100 का उसने 1/6 प्राप्त कर लिया है, भले हार गया, तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। लेकिन यदि ये कंसेप्ट यहीं सीख लो, चाहे आप लोकसभा के चुनाव की बात करेंगे, चाहे राज्यसभा की बात करेंगे, चाहे विधानसभा की बात करेंगे, चाहे ग्राम पंचायत की बात करेंगे, चाहे हम नगरीय निकायों की बात करेंगे, ये कंसेप्ट आपसे पढ़ेगा कि जमानत राशि के लिए कुल पड़े वैध मतों का कितना प्राप्त करना क्या है, अनिवार्य, नहीं तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। ये हर जगह ये कंसेप्ट लागू होगा, ठीक है। तो कुल पड़े वैध मतों का अगर 1/6 से कम प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त है। तो वर्तमान समय में ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं पुराना डाटा बता रहा हूँ आप लोगों को। तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या है, उसके तरफ से 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए, और 15,000 रुपये जमानत राशि। ये आप लोग हमें बताओगे कल, या इस पर कमेंट करके डाल देना कि वर्तमान में जमानत राशि कितनी है, ठीक है। अभी रिसेंट का जो था वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, 15,000 रुपया जो है जमानत राशि। और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जमानत राशि जो जमा की जाती है, क्योंकि भारत का ये क्या है, सर्वोच्च पद है, तो भारत का सर्वोच्च बैंक कौन सा है, उसके पद के समतुल्य, हाँ कौन है बेटा, आरबीआई का फुल फॉर्म बताओ। खाना खा के आई हो, आज क्या नाश्ता किया, बाप रे बाप, हम कैसे पढ़ाएंगे। सुबह सुबह बच्चे आते हैं कहते हैं सैंडविच खा के आए हैं, यहाँ तो सुबह सुबह चाय भी नहीं मिल पाती है। समझाओ किसी दिन हमारे घर जाके, उनको कहो कि सर इतना मेहनत करते हैं,
हाँ, दिन भर क्या बोलते हैं ऑफिस में रहते हैं, सुबह जो है पढ़ाते हैं, शाम को पढ़ाते हैं, और कम से कम सर को कायदे से सुबह सुबह चाय तो मिल जानी चाहिए। अभी जैसे ही क्या बोलते हैं उठे कह रहे कि चलो निकलो पढ़ा के आओ जल्दी, ये कोई बात हुई क्या? डांट के भगा देती हैं। तो समझाओ उनको कि सुबह सुबह हमें भी कुछ नाश्ता वास्ता मिले। सवाल मेरा ये था, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, RBI का फुल फॉर्म बता दो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये है कहाँ पर मुख्यालय इसका? नगलापदी सब्जी मंडी के पीछे मुख्यालय कहाँ है? ये नहीं पता? कैसे काम चलेगा? मुंबई में है बेटा, इसलिए मैंने पूछा था। जब कभी पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स तो वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना? बैठ जाओ। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो जमानत राशि है उसको कहाँ जमा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, छोटी छोटी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। अगर जो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा है, अगर वो कुल पड़े वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। भले ही वो चुनाव हार गया, लेकिन कुल पड़े वैध मतों का 1/6 से क्या है ज़्यादा प्राप्त करता है, तो हारने के बाद भी उसकी जमानत राशि उसे क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। तो जमानत राशि कितनी है? 6। और यहाँ होमवर्क है, क्या वर्तमान समय में राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 15,000 ही है कि इसे बढ़ा दिया गया है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना, ठीक? फिर जब इससे पहले जो है 10-10 अनुमोदक 10-10 प्रस्तावक होते थे, तो भाई 10 तो कहीं से मिल जाएं। तो ये सारी चीज़ें सीमाएं क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? ताकि जो भारत का सर्वोच्च पद है उसके निर्वाचन की प्रक्रिया में, उसके निर्वाचन में गंभीर लोग आएँ। ये नहीं कोई भी करे क्या करना है राष्ट्रपति पद के लिए, चलो हम खड़े हो जाते, कोई भी खड़ा हो जाए। तो कम से कम इस सर्वोच्च पद की क्या है? गरिमा है, और गंभीर व्यक्ति ही इस चुनाव को लड़े। इसलिए प्रस्तावक, अनुमोदक और जमानत राशि की धनराशि को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया। अब जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, तो पद धारण करने से पहले भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं, उस पद को धारण करने से पहले उसे अपने पद की गरिमा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष क्या करना पड़ता है? पद व गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। जैसे प्रधानमंत्री जी भी अपना पद धारण करेंगे, वो भी, जो मंत्री बनेंगे वो भी, ठीक है ना? और हम सरकारी कर्मचारी जो हैं, आप भी जो है, तो आप भी जब आपकी नौकरी लगेगी तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, तो उसमें एक आप शपथ लिख कर दोगे कि अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है? तो जो व्यक्ति निर्वाचित हो जाएगा राष्ट्रपति पद के लिए, उसे अपना पद धारण करने से पहले जो है किसके समक्ष? उसके पद के समतुल्य सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अभी मुख्य न्यायाधीश चेंज हो गए। कौन है इस समय मुख्य न्यायाधीश? कह रहे सर हमारे पीछे ही पड़ गए। सुबह सुबह सैंडविच खा लियो तो अब दिमागे काम नहीं चल रहा, अब दिमाग बार बार आ रहा है सैंडविच पे। बता रहा हूँ। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद क्या है? खाली है, या किसी कारणवश वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, क्या होगा? जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके समक्ष क्या करना पड़ेगा? पद और गोपनीयता की शपथ लेना होगा। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप करता है बार बार कि राष्ट्रपति जो है पद और गोपनीयता की शपथ जो है किसके समक्ष लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। और किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कोई राष्ट्रपति के कर्तव्यों का होता है, कई लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद को, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, कुछ समय के लिए क्या कर रहा है? सुशोभित कर रहा है, उसके दायित्वों का निर्वहन करने जा रहा है, तो उसको भी ऐसा करना होगा, यानी वो भी शपथ लेगा। तो ये कंसेप्ट ध्यान में आप रख लो। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। दूसरी चीज़ अगर देखें
तो जब राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा तो इस पद के अनुसार उसकी क्या है, सेवा शर्तें हैं। हर पद के लिए क्या होती हैं, सेवा होती हैं और शर्तें होती हैं। जैसे एक सरकारी कर्मचारी के लिए सेवा शर्तें क्या हैं कि भैया उसे उस पद के समतुल्य एक वेतन मिलेगा, सरकारी आवास मिलेगा, अगर सरकारी आवास नहीं मिला है तो भैया उसे मकान किराया भत्ता मिलेगा, समय समय पर उसे क्या है, महंगाई भत्ते मिलेंगे, निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। तो उसी तरीके से राष्ट्रपति पद के लिए जो सेवा शर्तें हैं वो पहली चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति यानी कि संसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य या कोई मंत्री राष्ट्रपति पद के लिए क्या होगा, चुनाव योग्य नहीं माना जाए। बात समझ में क्या कहना चाहूँ, यानी कोई भी संसद सदस्य या विधानसभा का सदस्य अगर राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा, उस संसद सदस्य के रूप में है या विधानसभा सदस्य के रूप में वहाँ से इस्तीफा देना होगा तब जाके। ऐसा नहीं कि संसद सदस्य भी रहेंगे और क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति भी हो जाएंगे। फिर राष्ट्रपति की सेवा शर्तों के अनुसार जो है उसे एक निःशुल्क भवन मिलेगा जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन। इसके अतिरिक्त निःशुल्क चिकित्सा, आवागमन का साधन मिलेगा ना, आवागमन को गाड़ी वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती है, और क्या है, पूरा एक कार्यालय स्टाफ इत्यादि जो है उसकी सेवा शर्तों के अनुसार अब मिलता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति को उसके पद के समतुल्य जो है क्या मिलता है, वेतन मिलता है। यहाँ मैंने वेतन जानबूझ के नहीं बोला, ये भी आप हमें बताओगे कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, हमें नहीं मालूम, 5 लाख है कि 2.5 लाख है, 4 लाख है, ये आप लोग को बताना। मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा, मुझे मालूम है कितना, लेकिन बाकी लोग भी थोड़ी सी मेहनत करें। जब आप वहाँ मेहनत करोगे तो कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो वर्तमान समय में राष्ट्रपति का कितना वेतन है आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ आप कमेंट करके बताओगे या जो है कल क्लास में बताओगे, ठीक। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति पद का ये विशेषाधिकार है कि उसके कार्य पर रहते उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक या व्यक्तिगत कोई मामला नहीं चलाया जा सकता है, उसे जेल नहीं भेजा जा सकता। हालांकि उसने व्यक्तिगत मामले पर उसे 2 माह का नोटिस देकर उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। क्या की जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। लाइट चली गई क्या, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति पद के लिए किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, निर्वाचन में अगर किसी प्रकार का क्या होता है, विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा। मान लो 2 व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हैं और निर्वाचन में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो गया तो उस विवाद का निपटारा जो है उच्चतम न्यायालय करेगा। कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या होगा, अंतिम। जैसे मुर्मू जी हैं इस समय, मान लो कि उनके निर्वाचन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, निर्णय दिया कि इनका निर्वाचन अवैध है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी कार्य किए वो अवैध माने जाएंगे, पद वो छोड़ देंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने पद पर रहते हुए जो भी कार्य किया है वो कार्य क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के संबंध में अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उस पर निर्णय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, और उसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। अभी मैंने केवल बेसिक्स की पे बात की है, इतना पहले हम नोट कर लें और इसके बाद से जो है फिर हम इस अगली वीडियो में इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आर्टिकल पे मैंने कहीं चर्चा नहीं किया।